हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट में माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में खूब हो रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हम जैसे छोटे रिटेलर्स का ही हो रहा है। सेबी भले ही बाद में इन्वेस्टिगेट करे और जो भी एक्शन ले, लेकिन एक आम रिटेलर का जो भी लॉस हो उसकी भरपाई जनरली नहीं होती है। इस वीडियो में हम स्कैम को अच्छे से समझेंगे और साथ में एक क्लू की बात करेंगे जिसके थ्रू हम सेबी से पहले सारा स्कैम को समझ लें और हम संभल जाएं, जिससे एटलीस्ट हम लॉस से बच सके। तो आज हम लोग मिष्टान फूड स्कैम के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग फेमस स्कैम 1992 की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 1992 में एक कंपनी माजदा इंडस्ट्रीज एंड लीजिंग लिमिटेड, जिसका स्टॉक प्राइस सीधे 20 रुपये से बढ़कर 16 रुपये चला गया था। उस समय ऐसा लग रहा था मानो ये मार्केट का अगला ब्लू चिप डार्लिंग हो। जब भी कोई स्टॉक ब्लू चिप डार्लिंग कैटेगरी में आने लगे तो उससे उसमें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगातार अच्छा रिजल्ट दे। सत्यम, डीएलएफ, यस बैंक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिन्होंने लगातार अच्छा क्वार्टर रिजल्ट दिखाकर शेयर प्राइसेस में लगातार रैली करवाए, लेकिन बाद में इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा पैसा इसमें डूब भी गया। माजदा जो 1992 में 20 रुपये से सीधे 1600 रुपये चली गई थी, लेकिन फेमस जर्नलिस्ट सुचिता दलाल के इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये एक मामूली सी बिल्डिंग के आगे एक छोटा सा बोर्ड है। इसके नाम पे एक वेब सीरीज भी बनी है, स्कैम 92। ये बहुत अच्छी वेब सीरीज है और इसे अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी और ये फुल इंटरटेनमेंट भी है। जब बिल्डिंग के बारे में कार्रवाई हुई तो पता चला कि इसमें तो ताला बंद है, ना ही कोई इसमें एम्प्लॉय है, ना ही कोई मैनेजमेंट। स्कैम का पता चलते ही स्टॉक 1600 रुपये से 1994 में 7.5 रुपये में आ गई। लेकिन आप पूछें कि हम आज इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। इसका आंसर है, सेम तरीके का स्कैम अभी अभी मिष्टान फूड में हुआ है और इसे मैंने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था न्यूज़ में आने से पहले। इसके बारे में हम आगे समझेंगे। अब हम फाइनली मिष्टान फूड में आते हैं। मिष्टान फूड शुरुआत में बासमती राइस, दाल और नमक नहीं बेचती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये शुरुआत में 1981 में सीमेंट के बिजनेस से शुरुआत की थी, लेकिन 1994 में जब इसे लगा कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो ये अपने आप बिजनेस शिफ्ट कर लिया। और इसने अभी अपने एनुअल रिपोर्ट में भी बताया है कि 90% रेवेन्यू इसकी बासमती राइस से आती है। इसे देखकर और इसके एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड पी रेशियो देखकर मैं भी अट्रैक्ट हो गया था और अपने पोर्टफोलियो का 5% तक इन्वेस्ट कर दिया था। जनरली मैं छोटे कंपनियों में 5% इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, जनरली मेरी 2 to 3% ही होती है। लेकिन ये मुझे इतना अच्छा लगा, इसके फंडामेंटल्स इतने मजबूत लगे कि मैंने 5% तक इन्वेस्ट कर दिया था। और कुछ महीने रखने के बाद जैसे ही मुझे पता चला कि मिष्टान फूड ने राइट इशू लाया है 49.9 करोड़ का, तो मैं समझ गया कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अब मैंने उसके अगले ही दिन सारा शेयर बेच दिया और मुझे लगभग टोटल 5% का ही लॉस हुआ। और मैं इसमें क्यों निकला, इसी के बारे में आज डिटेल्स में बात करूँगा। आपको जनरली वीडियो मिलेगी कि स्कैम होने के बाद कि इसमें क्या क्या करना चाहिए। मैं बताऊँगा कि स्कैम से आप कैसे बचें और स्कैम होने से पहले आपको कैसे पता चले ताकि आपका लॉस होने से बच जाए। मिष्टान फूड ने एक अच्छा गेम खेला। जहां 2014 में उसके सेल्स 5 करोड़ के आसपास थे, वही 2024 में 1200 करोड़ तक चला गया। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही बात थी। इसके बायर्स फेक थे, सेलर्स भी फेक थे। एक्चुअली कोई बिजनेस नहीं हो रहा था। सब रेवेन्यू और फाइनेंशियल स्टेटमेंट झूठी मूठी बनाई जा रही थी। साल 2023-24 का एनुअल रिजल्ट देखा जाए तो इसके रेवेन्यू यानी सेल्स 650 करोड़ और 1300 करोड़ के लगभग दिख रहा है। लेकिन जब आप कंपनी के बैलेंस शीट के टोटल फिक्स एसेट में ध्यान दें तो ये मात्र 5 करोड़ भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका नेट कैश फ्लो और ऑपरेशनल कैश फ्लो नेग्लिजिबल है। और मैंने पहले ही बताया था कि एनबीएफसी सेक्टर को छोड़कर किसी भी और सेक्टर में नेगेटिव कैश फ्लो नहीं होती है अगर कंपनी अच्छी है तो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कैश फ्लो को हम जनरली मैनिपुलेट करना आसान नहीं होता है। और किसी कंपनी के स्कैम को पकड़ने का ये सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया भी है, क्योंकि कोई भी फ्रॉड कंपनी कितना भी चाहे कैश फ्लो को वो मैनिपुलेट नहीं कर सकती है। और इसीलिए मैंने अपने स्टॉक एनालिसिस वीडियो में बार बार कैश फ्लो का पॉजिटिव होने की ओर जोर देता हूँ, ताकि हम लोग फ्रॉड कंपनी में शेयर ना खरीदें। कुछ साल पहले यस बैंक में भी एक फ्रॉड आया था। उसमें भी जिन लोगों ने पहले समझा कि नेगेटिव कैश फ्लो लगातार आ रहे, भले क्वार्टरली रिजल्ट कितने भी अच्छे हो, लेकिन लगातार नेगेटिव कैश फ्लो आना ये रेड अलर्ट है। और जिन्होंने समझा उन्होंने पहले ही बेच दिया, और जिन लोगों ने नहीं समझा वो आज भी फंसे हुए हैं। और यस बैंक में भी वही हाइप था कि ये अगला एचडीएफसी बैंक बनेगा। जब मैं मिष्टान फूड के स्कैम वाली न्यूज़ के आने के 8 मंथ पहले ही सारा शेयर हटा दिया था, उसके पीछे जनरली 2 रीज़न थे और ये आप लोगों को भी जानना चाहिए। पहला, जैसे ही इसके शेयर मई 2023 में 7 रुपये से बढ़कर फरवरी 24 में 27 रुपये चला गया, मीन्स मात्र 6 से 7 महीने में ये 4 गुना हो गया। तब सोशल मीडिया, न्यूज़, इस सारे जगह ये शेयर फोकस में था। कई लोग का कहना था ये तो 100 रुपीज़ भी चला गया, क्योंकि ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है। और इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट देखकर मैं भी ग्रीडी हो गया। मुझे जबकि फंडामेंटल एनालिसिस का काफ़ी डीप नॉलेज है, कैश फ्लो और फिक्स एसेट पे मैंने भी ध्यान नहीं दिया।
पर जैसे ही कंपनी ने राइट इशू 49.9 करोड़ का लाया, मैंने उसी दिन सारा शेयर सेल कर दिया, क्योंकि जब किसी माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी में रैली आए और कुछ दिनों के बाद 25 से 30% डिस्काउंट में राइट इशू आए, इसका मतलब 100% चांस है कि वो आपको लूटने का प्लान कर रहे हैं। और इसका मेन वजह ये है कि जो सेबी का एक नया रूल है, आई मीन ये पहले से ये रूल है कि कोई भी कंपनी अगर 50 करोड़ से नीचे का राइट इशू लेकर आता है तो उसे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस फुलफिल नहीं करनी पड़ती है, और इससे क्या है कि वो सेबी के नज़र से बच जाता है। और जनरली इस तरह की फ्रॉड कंपनियां 50 करोड़ से नीचे के ही राइट इशू लेके आती है। कुछ साल पहले एक कंपनी थी, उसका नाम था एडसॉप ई रिटेल। इसने भी सेम वही काम किया, इसके स्टॉक में रैली आई, इसने भी राइट इशू लेके आया 50 करोड़ से नीचे का, और बाद में कंपनी के बारे में पता चला कि ये फ्रॉड किया है। दोस्तों, राइट इशू दो तरह के होते हैं, लेकिन हम इसके बारे में आज डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। राइट इशू के जरिए कंपनी अपने ही इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करते हैं, जिससे कि उसके बिजनेस ऑपरेशन में सपोर्ट मिल सके। अब हम दूसरा रीजन की बात करते हैं, जिसके कारण मैंने सारा शेयर उसी दिन बेच दिया। जैसे ही राइट इशू का ऐड आया, मैंने तुरंत इक्विटी कैपिटल देखा। इसमें कंपनी में 31 करोड़ से बढ़कर सीधे 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट के पैसे इन्वेस्टर से पैसे लिए गए। और उसके बाद मैंने तब जाकर देखा कि इसका फिक्स एसेट तो कुछ है ही नहीं, मात्र 4 करोड़ है, और इसकी इक्विटी कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है उसके कंपेयर में। तो ये दो चीज़ें मुझे क्लियरली बता दिया कि इसमें स्कैम है और मुझे इसमें निकल जाना में ही भलाई है। दोस्तों, जब भी मैं स्टॉक एनालिसिस करता हूँ तो मैं हमेशा इक्विटी कैपिटल की बात करता हूँ, और मेरा हमेशा फोकस रहता है कि इक्विटी कैपिटल के जरिए मैनेजमेंट कभी भी लोग इन्वेस्टर से पैसा ना ले, क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती है। पहला, इसमें आपका शेयर डाइल्यूशन होता है, आपकी ऑथोरिटी कम होती है, और दूसरा, इसमें फ्रॉड का चांसेस बढ़ जाता है। और उसे मैंने समझ लिया कि जब स्कैम का न्यूज़ आएगा तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि उस समय तो मार्केट शेयर प्राइस क्रैश हो जाती है और उसे निकलना मुश्किल हो जाता है। मिष्ठान फूड के बारे में भी लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन कुछ लोगों ने सेबी का दरवाज़ा खटखटाया और उसने जानकारी दी कि इसके कैश फ्लो में कुछ गड़बड़ी है। उसके बाद सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया, और लगभग 8 महीने के बाद जब मैंने बेचा था जनवरी में, इसने इन्वेस्टिगेट करके बताया कि इसमें फ्रॉड हुआ है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और सारा पैसा लोगों का चला गया। उसके बाद फिर से मैंने इसमें री एनालिसिस किया, तो कुछ पॉइंट्स मुझे समझ में आया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, मिष्ठान फूड का कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। अमेजन में नॉट अवेलेबल शो कर रहा है, इसका मतलब इसके कभी प्रोडक्ट थे ही नहीं, बस ये सारी चीज़ें फेक बना रहा था। दूसरा, इसके एनुअल रिपोर्ट में आप देखेंगे तो आप अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि इसने प्रोडक्ट वाइड रेवेन्यू की बात कभी नहीं की है। इसमें सिर्फ सेक्टर के बारे में डिटेल्स में बताया है, और बस एडवर्टीजमेंट के बात की है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहा है। जब सोशल मीडिया और यहाँ तक कि न्यूज़ में भी इसके बारे में खूब चर्चा हो रही थी, जब राइट इशू आने वाली थी, लेकिन स्कैम के बाद सारा न्यूज़ गायब। इसका मतलब फ्रॉड के पैसे कहाँ कहाँ गए होंगे, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अब बात यह है कि अब सेबी जो भी कार्रवाई करे, 100 करोड़ रुपये पैसे वापस भी ले ले, लेकिन क्या ये पैसा रिटेल इन्वेस्टर को वापस मिलेगा, जिसके बहुत बड़ा पैसा मार्केट में लॉस हुआ है? इसको सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू।